हेलो दोस्तों, कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। और शाम के लगभग 4-5 बज चुके हैं, 4:30 टाइम हो रहा है। तो अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कल का टॉपिक छूटा हुआ था हिंदी के विकास क्रम में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम आप लोगों को कुछ बताते हैं, कुछ लाइनें हैं आपके लिए। तो आप देखते हैं कि कुछ वक्त की खामोशी, कुछ वक्त की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो केवल वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। आइए इसी बात के साथ हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि कल का जो टॉपिक छूटा हुआ था, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हिंदी किस भाषा परिवार का किस भाषा परिवार से है, भारोपी भाषा परिवार से है। और भारोपीय जो भाषा परिवार है उसमें कितनी भाषाएं आती हैं? लगभग छः भाषाएं आती हैं। पहले 6 थी और कुछ बढ़ भी गई हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। हमें ये सिर्फ जानना है कौन कौन सी भाषा परिवार में भाषाएं आ रही थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। तो हम बता दें आपको कि जो भारोपीय भाषा परिवार है वो हिंदी के लिए है और अलग अलग लिपियों में भाषाएं हमेशा लिखी गई हैं। उसके पहले हमने काफ़ी ज़्यादा भाषा में विकास किया है। तो हम बात करते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार ये किस भाषा के लिए है? हिंदी के लिए। और हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। यानी हिंदी जो भाषा लिखी गई है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई। शायद पेन थोड़ा सा बढ़िया नहीं चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कलर दूसरा ले दें, ब्लैक ले दें। ओके, ठीक। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक, याद रखिए। अब आते हैं, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भारोपीय के बाद हम लोगों ने पढ़ा था द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? द्रविड़ में पढ़ा था। तो द्रविड़ की बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था जो द्रविड़ है ये दक्षिण भारत की जितनी भाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने। दक्षिण भारत की भाषाएं जो थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और दक्षिण भारत में ये किस लिपि में लिखी गई ये बहुत जरूरी है। तो द्रविड़ जो भाषा परिवार है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं लिखी गई हैं। जैसे कि हमें पता है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये हम लोगों ने कल ही देखा था कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो हमें पता है मलयालम आती है, मलयालम थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी, तमिल थी, और भी बहुत सी भाषाएं हैं। ये प्रमुख हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ठीक है। और भी भाषा परिवार में ये सब भाषाएं हैं, तमिल भाषाएं। और ये सब जो क्षेत्र है यही लिपि में पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र भी इसी द्रविड़ के क्षेत्र में आ जाता था एक टाइम में। उनकी भाषाओं की लिपि भी लगभग ऐसी ही थी, ठीक है। इनमें पंजाबी है, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, पंजाबी अलग भाषा है। चीनी तिब्बत है, और जो पैसाची है पंजाबी उसी में लिखी गई है। पहाड़ी हिंदी है वो भी। तो इसके बाद एक आता अंडमानी, ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार। उसमें भी जैसे कि ताई कड़ाई हो गया, ये सब भाषा परिवार हैं उसी के, ठीक है। अलग अलग भाषा परिवार हैं हमने अभी तक देखा है। जो हमारे लिए ज़रूरी प्रश्न बनता है वो भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़, और ये पता चलता है कितनी कितनी भाषाएं हैं। एक आता इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो इसमें कौन कौन सी भाषा है? इंडो आर्यन, एक और आता इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इनमें जैसे कि सिंधी, पंजाबी, नेपाली, मराठी, कश्मीरी, असमिया, संस्कृत, ये सब भाषा परिवार इंडो आर्यन की हैं। हिंदी भी इसमें आ जाती है, क्योंकि जो ईरान से जो लोग आए, आर्य लोग आए, उन्होंने जो भाषा का विकास किया वो इंडो आर्यंस कहलाए, और यूरोप के जो लोग आए वो इंडो यूरोपियंस कहलाए। तब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ना जानकर
सिर्फ सीधे आते हैं हिंदी का विकास क्रम में। अगली स्लाइड पे हम लोग देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम सीधा हिंदी का विकास। हिंदी किस तरह से हिंदी बनी, हिंदी का विकास क्रम। आप हेडिंग डाल सकते हैं इस वाली को, हिंदी का विकास क्रम। अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल। यूट्यूब पे क्लास ही हमेशा पड़ी रहेगी, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। देखो, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। प्रश्न आपके लिए ये साफ साफ बनता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी, यह प्रश्न कई बार पूछा गया। आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को। संस्कृत, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। सॉरी, संस्कृत भाषा को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ये बात बहुत आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। अब इसी क्रम में हम जानते हैं कि ये क्रम क्या क्या है। आइए देखते हैं आगे क्रम क्या रहेगा इसका। सबसे पहले कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा ने जन्म लिया? पाली। पाली, पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत, देखिए संस्कृत को आदि जननी, संस्कृत पाली, पाली के बाद आ जाता है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आ जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आ जाता अवहट्ट। अवहट्ट, और इसके बाद आ जाता है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। आप देख सकते हैं यही क्रम है, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है हमारे पास। हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कि संस्कृत का पहला अक्षर क्या है, इसका पहला अक्षर क्या है, इसका पहला अक्षर क्या है, इसका, और उसके बाद प्राचीन हिंदी आ जाएगी। और प्राचीन हिंदी के बाद हमें सीधा पता चल जाएगा कि हिंदी की जननी कौन है, किस क्रम में हिंदी चलती है। ठीक है, आपको स्लाइड दिख रही है पूरी साफ? ठीक है, देखो पहला अक्षर संस्कृत का सा, पाली का पा, प्राकृत का पा, और आ, और आ, और हा। ये इसकी ट्रिक रहेगी, ट्रिक रहेगी किस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो, सप्पा, संस्कृत, पाली, प्राकृति, प्राकृत, अवट, अपभ्रंश, अवट, और प्राचीन हिंदी। तो सपा से हम याद कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी हिंदी के विकास क्रम के लिए। ये ट्रिक आप नोट करते जाएं बाकायदा, बिल्कुल पीडीएफ आपको उसके नीचे वीडियो पड़ा रहेगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे आप सभी को पीडीएफ के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रमवार मिलेगी, थ्योरी के हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है, भारतीय भाषा परिवार में हिंदी आती है, और हिंदी का विकास कैसे चला ये हम आज आपको दिखा रहे हैं। इसमें सब कुछ हिंदी का विकास क्रम। अब आपने ये देख लिया हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और ये इसकी ट्रिक होगी। अब इसी में हम कुछ चीजें आपको ऐड करके बता दें ताकि आपको और नॉलेज मिल जाए। ये जो पाली है, और ये प्राकृत है, और अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप एक तरीके से अपभ्रंश। ठीक है, बिल्कुल भ्रंश, टूटी फूटी इस तरह से। पाली में, अगर पाली की बात करें, पाली जो भाषा है, आप बताएंगे कमेंट में, बताएं कि पाली जो भाषा है उसमें किस महान पुरुष ने उपदेश दिए, और प्राकृत में किसने दिए। तो ये आपको बता दें, पाली में, पाली भाषा में, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए पाली भाषा में।
गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए। और प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत जो भाषा है, प्राकृत, इसमें महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए। महात्मा महावीर स्वामी जी ने इसमें उपदेश दिए। ये प्रश्न पूछे गए हैं काफी बार। पाली में उपदेश किसने दिए, महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, और प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता, ये प्रश्न आपके लिए है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देके हमें जरूर बताएं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सभी ये क्लास पसंद आ रही होगी, तो जम के एक बार शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। आपको डेली के बेस पे ये सारी आपको मिलती रहेंगी जितनी भी क्लासेस हैं बाकायदा। अब हिंदी का विकास क्रम हो गया, अब इसके बारे में हम चलते हैं। हिंदी भाषा विकास कैसे हुआ, किस ईस्वी से किस ईस्वी तक हुआ। ठीक है, हिंदी का जो विकास क्रम है 3 अलग अलग कालों में हुआ। विकास क्रम, विकास काल क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। हिंदी का विकास क्रम का काल क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसमें देखो, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, इसका कलर बहुत थोड़ा डिस्टर्ब है। ठीक है, देखो हिंदी का विकास काल, किस काल में कितनी हिंदी विकसित हुई, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। ये अलग अलग 3 भागों में इसको बांटा गया। पहला ये हो जाएगा, दूसरा एक काल ये हो जाएगा, और तीसरा अलग अलग यहाँ पे काल हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का जो विकास काल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसी क्रम में हिंदी का विकास काल। हिंदी के विकास काल में सबसे पहले अगर बात करें हिंदी के विकास काल में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ आई थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। ठीक है, उसके बाद आई थी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। आर्य भाषा शॉर्ट में लिखे दे रहे हम आर्य भाषा। और इसके बाद आ जाएगी प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। भाई आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, 3 कालों में इसका बंटवारा हुआ शुरू से। ठीक है, एक ये हो जाएगा काल हमारा तरह से, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लें किस भाषा का विकास कब कब हुआ। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के हुई। ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इसका विकास चला। 1500 से 500 ईस्वी तक इसका विकास चला। 500 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व तक इसका विकास चला। इसके बाद 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका विकास चला।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका विकास। ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं पास में, बिल्कुल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका विकास क्रम काल चला। इसके बाद 1000 ईस्वी से आगे तक चला, जो अब तक चला आ रहा है, 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है आधुनिक भाषा का, 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये जानकारी जरूर नोट डाउन करनी चाहिए ताकि आप लोग आराम से इसका नोट्स बना सकें, और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आप बना लें इसको इस तरह से, ब्लॉक में बंद कर लें। ये अलग अलग काल हैं। हिंदी का विकास काल कैसे रहा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1000 ईस्वी के बीच में मध्यकालीन, और 1000 ईस्वी से अब तक का चला आ रहा आधुनिक युग जो भाषा का विकास का था। ठीक है, अब इसमें से हमें सबसे पहले आधुनिक की बात करनी है। ये जो आधुनिक है, अब देखिए ये जो हो जाएगा इसका इतना विकास काल। अब हिंदी में हम देखते हैं सबसे पहले आधुनिक के लिए हम देखते हैं जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये दो भागों में बांटा गया अलग अलग, इसको हम दो भागों में अलग अलग बांटते हैं, 1 और 2। पहला इसका रहा है वैदिक काल। ठीक है, इसका पहला रहा है हमारा वैदिक संस्कृत। दूसरा बटा है इसमें लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो इसमें से जो भी है आपको देख सकते हैं, लौकिक और वैदिक संस्कृत ये दोनों भाग अलग अलग हैं, अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। वैदिक संस्कृत से प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृत में क्या होता है और लौकिक संस्कृत में क्या होता है। तो वैदिक संस्कृत में हम देखो आपको बता दें, वैदिक संस्कृत में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता था, हमारी परंपरा में देखा जाए तो यहाँ पे श्लोकों का गायन होता था। श्लोकों का गायन, श्लोकों का गायन वैदिक संस्कृत में होता था। अब लौकिक संस्कृत में क्या होता, जितने भी मंत्र वगैरह हैं लौकिक संस्कृत में आ जाते थे, जैसे कि चौपाइयां हो गई वो भी साथ में, सॉरी मंत्र लौकिक वैदिक संस्कृत में, और लौकिक संस्कृत में रामायण हो गई, महाभारत हो, इनकी चौपाइयां वगैरह हो गई संस्कृत में जो हुआ करती थी उनके बारे में। तो यहाँ पे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सब इसके उदाहरण है, और यहाँ पे श्लोकों का गायन होना निश्चित था। अब श्लोकों में गायन ये सबसे ज्यादा वैदिक संस्कृत कहाँ मिलती है हमें? वैदिक संस्कृत का हमें देखने का चलन जो है वो हमें कहाँ मिलता है? वो मिल जाता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ पर मिल जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसका हमें चलन देखने को मिलता है वैदिक संस्कृत में। तो कितने लोगों ने ऋग्वेद में जो श्लोक हैं वो सब किसके हैं? वैदिक संस्कृत के हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत रामायण महाभारत ये लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई है। अब हम आपको बात करते हैं, अपभ्रंश का मतलब होता था, पहले ही बता चुके हैं, पद से बिगड़ा हुआ या पद से हटा हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लें कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे, उन्होंने 7 भेद दिए हैं अपभ्रंश के अलग अलग। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उन्होंने 7 भेद दिए अलग अलग अपभ्रंश। सौरसेनीय भ्रंश कौन कौन से भ्रंश हैं? सौरसेनीय भ्रंश, ठीक है, मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, और खस, पैसाची, भ्राचड़ और महाराष्ट्री, ये अलग अलग इन्होंने क्या दिए हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अलग अलग दिए हैं अपभ्रंश के रूप। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। आगे देखते हैं, तो अपभ्रंश पे आ जाते हैं। अब अपभ्रंश के
हम लोग देख लेते हैं रूप। अपभ्रंश का मतलब होता पथ से भटका या बिगड़ा हुआ, हटा हुआ। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अपभ्रंश का मतलब क्या है। आप फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें अपभ्रंश कितने प्रकार के हैं, वो हम लोग एक एक टेबल में बना के बता देते हैं एक साथ। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद मागधी, अर्धमागधी, मागधी, मागधी, अर्धमागधी, देखो सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, खस, ब्राचड़, और उसके बाद आता पैसाची, पैसाची। पैसाची, पैसाची, और एक और है जिसका नाम है, इधर ही लिख दे रहा हूं, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक है, राजस्थानी गुजराती हो गई, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग तो थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दें। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, पश्चिमी हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, और राजस्थानी हो गई, राजस्थानी, राजस्थानी हो गई, ठीक है। उसके बाद मगही में देखो कौन कौन सी होगी। मगधी में, मगधी में कौन कौन सी होती हैं, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बांग्ला यानी बंगाली, बांग्ला, उड़िया, असमिया, असमिया। उसके बाद अर्धमागधी में कौन कौन सी भाषाएं होगी, देखो सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मगही में, मगधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी की भाषा आ जाती है, पूर्वी हिंदी। आगे चल के हम सब कुछ इसमें से पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, गुजराती में कौन सी आती है, कौन सा इसका क्षेत्र है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बिहारी कहाँ पे है, बांग्ला कहाँ पे, उड़िया, असमिया, ये कहाँ की भाषाएं हैं, किन किन राज्यों में बोले हैं, कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं इनके भाषा के। उसके बाद हम लोग अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी पढ़ते हैं, और खस में हमें पता है पहाड़ी हिंदी पढ़ते हैं। खस में पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी ज्यादातर कहाँ आ जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके भी क्षेत्र हैं। और ब्राह्मण में कौन कौन सी भाषाएं हैं, सिंधी और पंजाबी, जो कि हमारे सिंध क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र की भाषाएं हैं, सिंधी और पंजाबी।
हिंदी और पंजाबी। और पैसाची में कौन कौन सी हैं? पैसाची में लहंदी और पंजाबी। लहंदा एक भाषा है, लहंदा और पंजाबी। पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि से लिखी गई है। उसके बाद हम लोगों ने अभी एक और पढ़ा था जिसका नाम था मराठी, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो महाराष्ट्री जो लिपि अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? एक ही भाषा है जो है मराठी, सबसे ज़्यादा प्रचलित है मराठी। मुंबई वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र, नागपुर, उधर सोलापुर, जलगांव, ये सब डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। नवी मुंबई, ये पूरा सेगमेंट है अपभ्रंश से प्रभावित भाषाओं का। अब इनमें अलग अलग भाषाएं दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी कहाँ की भाषा है, पूर्वी हिंदी कहाँ की भाषा है, पश्चिमी हिंदी का विकास कैसे हुआ, किन किन राज्यों में, किन किन फिर डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बात बाकी जम के एक बार शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और ताकि सभी को ये डेली क्लास मिल सके। हम 20 मिनट 25 मिनट का सो ही चला रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा वर्क मिले, आप उसे बिल्कुल तैयारी के साथ जुटे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, धीरे धीरे ही, बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाएगा। आप जितना पढ़ाया जाए उतना रोज़ रिवीजन कीजिए। रिवीजन के बाद तुरंत ही उसको एक बार दोहराने की कोशिश करिए, फिर एक बार बिना देखे सोचे समझे कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए। जो आपने बोला है या आपने पढ़ा है अभी तक वो कुछ याद है या नहीं है, मोस्टली है, प्रैक्टिस करिए। ट्राई टिल यू सक्सीड। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ आप सभी लोग मेहनत करके लगे रहिए कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा हमेशा हमारे कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।